नमस्कार, स्वागत है बीएड के छात्रों का इस वीडियो में। छात्रों, हम ज्ञान और पाठ्यक्रम विषय के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट के टॉपिक पाठ्य सामग्री के स्रोत का अध्ययन कर रहे थे। भाग ए के वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने ज्ञान और पाठ्यक्रम के इस टॉपिक पाठ्य सामग्री के स्रोत से संबंधित कुछ बिंदुओं की चर्चा पिछले वीडियो में कर दी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि पाठ्य सामग्री के स्रोत अर्थात माध्यम कौन कौन से हैं जिनसे हमें पाठ्य सामग्री प्राप्त हो सकती है, जिससे पाठ्य सामग्री का निर्माण किया जा सकता है। उसके अंतर्गत हमने पोषित मूल्य, आवश्यकताएं, समाज का वर्तमान एवं संभावित भावी स्वरूप और शिक्षार्थी की प्रकृति आदि बिंदुओं का अध्ययन किया था। भाग बे के इस वीडियो में हम शेष बचे हुए बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। पढ़ते हैं। आगे की जो बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, उनको हम समझ लेते हैं। अगला पॉइंट है लोकतांत्रिक नागरिकता की भावी आवश्यकताओं के रूप में प्रौढ़ क्रियाएं। लोकतंत्र, आप सब जानते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। लोकतांत्रिक नागरिकता यानी कि समाज में एक लोकतंत्र के अंतर्गत नागरिकता की जो भावी आवश्यकताएं होती है, उसके रूप में उन प्रौढ़ क्रियाओं को सम्मिलित किया जा सके पाठ्य सामग्री के माध्यम से, जिससे बालक एक उत्तम नागरिक बनकर समाज में अपने योगदान का निर्वाह कर सके। लोकतांत्रिक नागरिकता की भावी आवश्यकताओं के रूप में प्रौढ़ क्रियाएं अर्थात अडल्ट एक्टिविटीज एज द फ्यूचर नीड्स ऑफ द चाइल्ड, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। पाठ्य सामग्री में इन सब चीज़ों को कैसे शामिल किया जाए या ये किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाती हैं, इसको हम समझ लेते हैं कि लोकतंत्र में नागरिकता एक बहुत कठिन दायित्व होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को उसके लिए प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है, क्योंकि जब तक बालक एक सुयोग्य नागरिक नहीं बनेगा, तब तक वह समाज के लिए अपनी भूमिका निर्वाह नहीं कर सकता है, समाज के विकास में अपना योगदान नहीं दे सकता है। इसके लिए बालक का उत्तम नागरिक बनना आवश्यक है और नागरिकता के लिए बहुत सी मानसिक, सामाजिक और नैतिक गुणों की आवश्यकता होती है, क्योंकि उत्तम नागरिक वही बन सकता है जिसमें मानसिक, सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास हो चुका हो। और इन गुणों का विकास करने के लिए बालक को शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा बालकों को नागरिक जीवन के नियमों एवं ढंगों से परिचित कराया जा सकता है, क्योंकि बालक पुस्तकों से नैतिक आचरण सीखता है, उसमें सामाजिक गुणों का विकास होता है, उसकी मानसिक क्रिया प्रक्रिया विकसित होती है। तो इस प्रकार की चीज़ों का विकास करके बालक को एक उत्तम नागरिक बनाने में शिक्षा अपना योगदान दे सकती है। नागरिकता के विकास की शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए पाठ्य सामग्री के चयन के लिए प्रौढ़ क्रियाएं स्रोत का कार्य कर सकती हैं, अर्थात पाठ्य सामग्री के अंतर्गत उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाए जिससे बालक में नागरिकता के मानसिक, सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास हो सके। इसलिए अतः पाठ्यक्रम निर्माताओं को पाठ्य सामग्री के चयन में इसका ध्यान रखना होगा। किसका ध्यान रखना होगा कि पाठ्य सामग्री में उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाए जिससे बालक के मानसिक, सामाजिक और नैतिक चरित्र का विकास हो सके। इसके लिए उन क्रियाओं को पाठ्य सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए और उन क्रियाओं के माध्यम से बालक क्या होगा, प्रशिक्षित होगा, एक उत्तम नागरिक बनेगा, ताकि लोकतंत्र में वह अपना पूरा लोकतंत्र के विकास में उत्तम नागरिक बनते हुए वह समाज के विकास में अपना पूरी तरह से योगदान दे सके। तो लोकतांत्रिक नागरिकता की भावी आवश्यकताओं के रूप में इन कुछ प्रौढ़ क्रियाओं को, प्रौढ़ क्रियाएं अर्थात प्रौढ़ क्रियाओं से तात्पर्य यहाँ पर यही है कि उन क्रियाओं को जिससे कि बालक के चरित्र का पूरी तरह से विकास हो सके, उसके मानसिक, सामाजिक और नैतिक चरित्र का विकास हो सके, उन सब क्रियाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला बिंदु हम अध्ययन करते हैं जनमत। जनमत का अर्थ क्या है, यानी कि जनता की राय, जनता की सोच, जनता क्या चाहती है, इस चीज़ को पाठ्य सामग्री में स्थान दिया जाए। पाठ्य सामग्री में इस प्रकार का कोई भी कंटेंट शामिल करने से या सम्मिलित करने से बचना चाहिए जो कि जनता
जिसके विरुद्ध हो या जनता जिसके खिलाफ हो, और जनता जिसको सही नहीं समझती हो। जनता की सोच के अकॉर्डिंग, जनता के राय के मुताबिक, जनमत के अनुसार ही शिक्षा के माध्यम से बालकों का विकास किया जाना चाहिए। शिक्षा व्यक्ति, समाज व देश के उत्थान का एक प्रमुख साधन होती है। जनमत के आधार पर ही, उसके अनुसार ही समाज या देश का निर्माण होता है। लोकतंत्र में तो जनमत ही सर्वोपरि है, क्योंकि जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। तो अगर जनमत का ध्यान नहीं रखा गया, क्योंकि सारा कार्य किसके लिए हो रहा है? जनता के लिए हो रहा है। बालक भी जनता का ही एक अंश है, तो जनता के लिए ही सब कुछ ध्यान रखते हुए, लोकतंत्र का ध्यान रखते हुए समाज या देश का निर्माण किया जाता है। जनमत समाज की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करता है। इसलिए शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में जनमत को स्थान दिया जाना चाहिए। यानी कि शिक्षा के जब उद्देश्य निर्धारित किए जाएं, उसमें जनमत को स्थान दिया जाना चाहिए, महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पाठ्य सामग्री के चयन में भी जनमत का ध्यान रखना बहुत प्रभावी सिद्ध हो सकता है। उसका जनमत का प्रयोग करना प्रभावी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि जनमत एक सशक्त माध्यम है। किसका? पाठ्य सामग्री के निर्माण के लिए। इसलिए जनमत को पाठ्य सामग्री के स्रोत में देखकर पाठ्यक्रम आयोजकों को इसके महत्व को ध्यान में रखना चाहिए, और जनता की सोच, जनता के मत के अनुसार ही पाठ्य सामग्री का निर्माण किया जाना चाहिए। मानवीय ज्ञान का बढ़ता हुआ भंडार। आप सभी जानते हैं कि जो मानव ज्ञान है वो उसमें पल पल वृद्धि होती जा रही है। मानव ज्ञान के द्वारा हम किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य जो होता है वो अपने ज्ञान के बल पर किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकता है और अपना विकास भी कर सकता है। ये मानव ज्ञान क्या है? आज जितना है उसमें प्रतिपल वृद्धि होती रहती है। आज जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं वह ज्ञान आज तक सीमित नहीं रहेगा, दिन प्रतिदिन इसमें वृद्धि ही होती जाएगी। लाला हरदयाल जी कहते हैं कि ज्ञान का भंडार यदि विशाल सागर है तो मानव मस्तिष्क एक छोटी सी बाल्टी के समान है। कहने का मतलब ये है कि ज्ञान का भंडार इतना विशाल सागर है कि जिस प्रकार से समुद्र में एक छोटी सी बाल्टी आप निकाल लोगे तो समुद्र की विशालता पर कोई भी असर नहीं होगा। इसी प्रकार हमारा मानव मस्तिष्क क्या है? उसी छोटी सी एक बाल्टी के समान है, और जो ज्ञान है वो विशाल सागर के समान है। इसमें से एक सीमित अंश ही हम निकाल पाते हैं। ज्ञान का भंडार इतना विशाल होता है कि इसको जानना बहुत बहुत मुश्किल है कि कितना है। इसलिए इस मानव ज्ञान का प्रयोग किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माता के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। जो पाठ्यक्रम आयोजक होते हैं उनके लिए ये एक बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन शैक्षिक उद्देश्यों को सावधानीपूर्वक निर्धारित करने का और उनका विशिष्टीकरण कर लेने के बाद में पाठ्य सामग्री के चयन में बहुत ही सुगमता हो जाती है, यानी सरलता प्राप्त हो जाती है। हालांकि मानव ज्ञान को समझना बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण, एक चैलेंज वाला काम है, लेकिन जब शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण कर लिया जाता है, सावधानी से उनका विशिष्टीकरण कर लिया जाता है, तो पाठ्य सामग्री का जब चयन किया जाता है तो उस चयन में पर्याप्त सुगमता प्राप्त हो जाती है, सरलता मिल जाती है। तो इस मानवीय ज्ञान को स्रोत के रूप में काम में लेते हुए पाठ्य सामग्री का इस मानवीय ज्ञान के स्रोत के आधार पर इसका चयन किया जाना चाहिए, पाठ्य सामग्री का चयन किया जाना चाहिए। अगला है विषय तथा अनुशासन की प्रकृति एवं संरचना। विषय तथा अनुशासन की प्रकृति और संरचना के विषय में स्पष्टता होने पर पाठ्य वस्तु के चयन में सरलता होती है। यदि सब्जेक्ट है, यदि उसका आपको नेचर पता चल जाता है तो ये समझ में आ जाता है कि इसे किस पाठ्य सामग्री के अंतर्गत लिया जाना है। यदि आपने किसी विषय को समझ लिया कि ये राजनीति से संबंधित है या इतिहास से संबंधित है, तो उसकी प्रकृति समझ और संरचना समझ में आने के बाद में उसको उसी प्रकार की पाठ्य सामग्री में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यदि किसी की प्रकृति वैज्ञानिक है
और उसके अंतर्गत पदार्थों के विषयों का अध्ययन किया जाता है तो निस्संदेह है, यानी कि बिना शक के विषय पदार्थ विज्ञान ही होगा। इसलिए कोई भी पाठ्यक्रम निर्माता पदार्थ विज्ञान के लिए उससे संबंधित क्षेत्रों से ही विषय सामग्री को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ऐसा नहीं है कि इतिहास का कोई विषय है उसके लिए विज्ञान के क्षेत्र में चला जाएगा, या विज्ञान का विषय है तो साहित्य के क्षेत्र में चला जाएगा। यदि विषय की प्रकृति और संरचना समझ में आ गई तो उसी विषय से संबंधित उसी के आसपास क्षेत्रों से पाठ्य सामग्री को प्राप्त करने का प्रयास एक पाठ्यक्रम निर्माता करेगा। इसके लिए साहित्य का अवलोकन नहीं करेगा, यानी कि पदार्थ विज्ञान होगा तो साहित्य का अवलोकन करने की आवश्यकता ही नहीं है, वह पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र का ही अवलोकन करेगा। यद्यपि प्रत्येक अनुशासन की अपनी एक विशिष्ट प्रकृति होती है तथा उसकी संरचना कुछ निश्चित बिंदुओं को लेकर की गई होती है, अतः प्रत्येक विषय को ध्यान में रखकर ही उसे पाठ्य सामग्री के अंतर्गत लिया जाना चाहिए। तो अगर विषय और अनुशासन की प्रकृति और संरचना से संबंधित सही जानकारी पाठ्यक्रम आयोजक को है और उसे समझ में आ जाता है तो वह उससे संबंधित क्षेत्रों से ही पाठ्य सामग्री का स्रोत प्राप्त कर सकता है। ये आज हमने पाठ्य सामग्री के स्रोत संपूर्ण कर लिए हैं। अगले नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।